ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के ही खाते की सीट थी। कानपुर महानगर में कई हॉट सीटें थीं चुनाव के दौरान, लेकिन कानपुर की 217 विधानसभा महाराजपुर बेहद हॉट सीट मानी गई। वर्तमान में जो गर्मी पड़ रही है, आप कह सकते हैं चुनाव के दौरान इस सीट पर इससे ज्यादा गर्मी दिखाई दी, क्योंकि इस सीट पर एक कद्दावर मंत्री का भी दांव लगा था। और इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे फतेह बहादुर सिंह गिल जी हैं। सर, स्वागत है आपका। आपका पहला चुनाव था ये, जी। और पहले चुनाव में ही आपके सामने देखा जाए तो एक बेहद कद्दावर मंत्री चुनाव मैदान में। ऐसी स्थिति में चुनाव का अनुभव क्या रहा, ये तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये बताइए चुनाव लड़ना कितना कठिन या कितना सरल रहा आपके लिए। चुनाव प्रत्याशी का नहीं, चुनाव जनता का होता है। और सामाजिक जीवन में जब आप रहते हैं, एक राजनीतिक जीवन में, और मेहनत कर रहे होते हैं, तो पार्टी का निर्देश आ जाता है। मुझे भी पार्टी का निर्देश मिला कि मुझे महाराजपुर लड़ना है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि महाराजपुर ही है। तो इसलिए जब मैं चुनाव मैदान में प्रत्याशी के रूप में गया, क्योंकि उससे पहले बराबर लोगों के बीच में बना हुआ था, आना जाना लगा रहता था, लोगों के दुख सुख में खड़े होते थे। तो बस फर्क इतना हुआ कि हम प्रत्याशी हुए। जब हम प्रत्याशी हुए, प्रत्याशी के रूप में गए, लोगों ने पसंद किया हमको, हाथों हाथ हमको प्यार दिया। क्योंकि ये प्यार जो मुझको इतना मिला, मेरी बिरादरी का यहाँ पर ना के बराबर वोट है, ना के बराबर। जाति समीकरण से देखेंगे तो कहीं भी मैं आपको नहीं दिखूंगा, मगर लोगों का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, रिश्तों में बहुत ताकत होती है। सत्ताधारी पार्टी से विधायक भी थे, वर्तमान अभी भी हैं, जीत गए, और उस समय मंत्री भी थे और कद्दावर मंत्रियों में से उन्हें एक माना जाता है। ऐसी स्थिति में चुनाव की जो महाराजपुर में जब आप घूम रहे थे, तो आपको क्या लगा कि जनता का रुझान जो था आपके लिए, चाहे वो आपको बेटे के रूप में ले रही हो, भाई के रूप में ले रही हो, क्या जनता जिस तरीके से देखा गया था कि आपको हाथों हाथ ले रही थी, फिर वोटिंग के दौरान तो वो दिखा नहीं, कहीं ना कहीं कारण क्या रहा? वो कद बड़ा उनका, ग्लैमर, या पार्टी की जो लहर थी भारतीय जनता पार्टी की वो? नहीं, इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि मैं बराबर, जैसे कि बताया कि पूर्व के समय में लगा हुआ था, क्योंकि राजनीतिक जीवन में आप क्षेत्र में अपने चलते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि औद्योगिक मंत्रालय था। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। और ये विधानसभा में यूपीएसआईडीसी भी है, ये भी आपको पता है। यूपीएसआईडीसी उत्तर प्रदेश औद्योगिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। लैंड बैंक भी उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है। केंद्र में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी। तो मेरी एक मांग थी कि भाई, आप इतने बड़े कद के मंत्री हैं और आपको इतना अच्छा मंत्रालय मिला है, जनता ने वोट किया है, तो जनता जब वोट करती है और सरकार बन जाए, मंत्रालय मिल जाए, तो जनता का वोट देना सार्थक हो जाता है। तो यही इस चीज़ की मेरी लड़ाई थी कि आप फैक्ट्री लगाइए, कोई इंडस्ट्री लगाइए, चाहे वो बजाज हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे टाटा हो, चाहे हीरो हो, ये सब इंडिया की कंपनियां हैं, सब भारत की है, और ये भारत के हमारे उद्योगपति हैं। आप इनके पास सोच सिफारिश करिए, प्रपोजल दीजिए, और यहाँ पे कम से कम अपने का विधानसभा क्षेत्र में 1500-2000 युवाओं को रोजगार दीजिए। आज सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती थी बेरोजगारी। तो मैं उस चीज को लेके मैंने जब शुरुआत करी, और मेरे विचारों की होती है राजनीति में, व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं होता, विचारों का झगड़ा होता है। हम विपक्ष में थे, हमने आवाज उठाई कि आप रोजगार दीजिए। आपने रोजगार किसी एक को भी नहीं दिया। ठीक है, मेरी बात मैंने खूब पुरजोर उठाई, साथ में युवाओं ने उठाई, और आपने देखा होगा कि जहां 32-33 हजार वोट मिलते थे, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे आती थी। आज आपके सामने रनर विधायक बैठा है, 72,000 वोट लेके बैठा है। तो मैं नहीं समझता कि कहीं हम फेल हुए हैं। आपने कहा कि आपने आवाज उठाई महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो युवा शिक्षित होकर निकल रहे हैं उनके रोजगार के लिए।
ऐसे में जनता आपकी बात को समझ नहीं पाई, क्योंकि देखिए असल मसला तो हार-जीत का होता है आखिरी हाँ, में, वो मैं बता ठीक? वो तो मैं जनता आपको आपको समझ नहीं पा आपको रही थी या वो ग्लैमर था भारतीय जनता पार्टी का जिसके नहीं, बाहर नहीं कोई निकल पाई? कोई अखिलेश जी के जादू के आगे तो किसी का जादू नहीं चल रहा था। आप बताइए, उनका 500 मीटर का रथ 8-8 घंटे समय ले रहा था। ऐसे रेंग के चल रहा था। और बिना यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी बसें लगा करके भीड़ नहीं इकट्ठी कर पाती थी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सियां खाली रहती थी। हमारे यहाँ तो रोड शो होता था, तो 10-10 लाख आदमी रोडों पे आप ही लोगों ने कवरेज किया, आप ही ने देखा। और रही बात जीत हार की, हाँ ये मैं मानता हूँ कि मेरी हार हुई है और सामने वाला जीता है। उसकी जीत का कारण वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। उसकी जीत का कारण है कि कांग्रेस का ना लड़ना, बीएसपी का ना लड़ना। जैसे कि कांग्रेस यहाँ पर रेगुलर वोट लाती थी 18,000 19,000 यहाँ पे वोट हुँ। 2017 में लाई थी। वो इस बार लेके आई 7700 वोट, 7,000 7,500। और जो बीएसपी वोट लाती थी 42,000, वो वोट लेके आई 15,000। वो वोट आप किसको मानते, किसकी तरफ गया? मैं कहता हूँ वो वोट किसी की तरफ भी ना जाता, वो पार्टी का जो पार्टी वोट बैंक होता है, वो पार्टी वोट बैंक ही चला जाता। बसपा वाले बसपा अपना अपना ले जाते, कांग्रेस वाले कांग्रेस ले जाती। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के ही खाते की सीट थी। क्योंकि ये वोट जो है क्या नाम लेते हैं, ना होना, कांग्रेस को और बसपा को ना मिलना, जो उनका पार्टी वोट बैंक था, वही हमारी हार का कारण बना है। वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ पर कुछ विवादों की भी चर्चाएँ रहीं, बड़ी ज़ोर-शोर पे सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ। तो उसमें ये चर्चा ये रही कि आपके बूथ एजेंट और भाजपा के समर्थकों के बीच बस्ता लगाने जैसा कुछ विवाद रहा है। तो ये अप्रत्याशित घटना थी चुनाव के दौरान वाली या एक रणनीति कह सकते हैं, चुनावी रणनीति? एक्चुअली आप जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के मतदान स्थल होते हैं अंडर में। मतदान स्थल जहां पे भी होंगे वहां पे पैरामिलिट्री का फोर्स होता है, मगर उससे बाहर जो फोर्स होता है वो यूपी ये, लोकल का होता है। ये लोकल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। वो कोई भी स्टेट का इलेक्शन हो, हुँ। उस स्टेट के ही वहां पे प्रशासन के लोग होते हैं। तो हमने देखा कि प्रशासन जो है बड़ा क्या नाम लेते हैं, जैसे कि 100 मीटर के दायरे के अंदर झंडे नहीं लग सकते। झंडे उनने ऐसे लगाए थे जैसे मानिए उनकी रैली है कोई। तो उन लोगों ने, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी ये राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय ध्वज लगाइए, हम स्वागत करते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज लगता है तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मगर आप पार्टी का झंडा विशेष लगाएंगे और आप 100 मीटर वहीं से मतदाता आ रहा है, तो हमारा यही आवाज उठाना था, चाहे वो आरओ साहब हों, चाहे मजिस्ट्रेट साहब हो। हमने जब शिकायत करी तो उनने सख्ती से उसको एक्शन में भी लिया और उसका रिजल्ट मुश्किल से आधे घंटे में दिखाई दिया कि जितने भी मतदान स्थलों के पास इन लोगों ने भूमि का माहौल बनाने के लिए झंडे लगाए थे, वो सारे इनके उतरे भी। तो ये बताइए आप मतदाता भी हैं इसी विधानसभा के और प्रत्याशी के तौर पे आपने पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी कर लिया और चूँकि लगातार आपके प्रतिद्वंदी लगातार यहाँ पे विधायक रहे। ऐसे में अगर ये पूछा जाए कि आपको एक मतदाता के तौर पे महाराजपुर विधानसभा की 2 मुख्य समस्याएँ अभी भी जो हों, बड़ी समस्याएँ, वो क्या दिखीं? सबसे प्रमुख जो आ रही है समस्या और जो क्रैशेस आने वाले हैं भविष्य में आने वाले कुछ टाइम में, वो है बेरोजगारी। यहाँ हमारी विधानसभा में पंचायत भी आती है, नगर और नगर निगम भी आता है, ग्रामीण भी आता है और वार्ड भी आते हैं। यहाँ पे पढ़ा लिखा नौजवान भी है और यहाँ हुनरमंद नौजवान भी है। मेन सबसे मुख्य कारण है कि यहाँ पर इस हाईवे पर, जो हमारा हाईवे, आप रामा देवी चौराहे पे जब खड़े होंगे तो आपको रामा देवी चौराहे से नेपाल का रास्ता, आपको बम्बई का रास्ता, आपको दिल्ली का रास्ता, आपको कलकत्ता का रास्ता दिखाई देता है। ये प्रमुख चौराहा है रामा देवी। और यहाँ पर इसी हाईवे पर, हम इलाहाबाद हाई रोड हाईवे पर हमारी विधानसभा में फैक्ट्रियां लगे
1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री लगे, 1000 500 1500 लोगों को रोजगार मिले, तो मैं मानता हूँ कि बहुत सबसे मुख्य कारण होता है कि किसी के घर का चूल्हा जलना। राजनीति के अंदर रोडें बनना, ट्यूबलाइटें, मरकरी लाइटों का होना, ये नालियों का होना, ये एक जीवन है, चलता रहेगा। ये टूटेंगी फिर बनेंगी, टूटेंगी बनेंगी, मगर किसी की रसोई और किसी युवा को रोजगार मिले, उसको 10,000 15,000 तनख्वाह मिले, तो शायद वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारा पेओंदी, शेखपुर, मोहैया, जाना के बेल्ट में आप जब जाएंगे तो आप खुद इस कैमरे में कैद कर लेंगे कि कैसे नाले गंगा जी में गिर रहे हैं। जिस तरीके से गिर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी आंख से आंसू ना निकल आए तो आप मुझको आगे कहेंगे कि हाँ फतेह बहादुर जी आप सही कह रहे थे। मैं भी चुनाव के वक्त में, चुनाव से पहले बराबर जाता था, गंदगी के काले काले रंग के ऐसे नाले ऐसे गिर रहे गंगा जी में कि जो ये लोग कहते थे गंगा माँ ने बुलाया है, नमामि गंगे में हजारों करोड़ आया, सारा सफाचट हो गया। आप देखिए कितना बड़ा घोटाला नमामि गंगे में आप पकड़ेंगे जाकर के। नहीं, लेकिन महाराजपुर की अगर हम बात करें, तो नमामि गंगे तो देखिए बहुत बड़ा, चूँकि तो पूरे मेरे देश का विषय है। मैं मेरी विधानसभा गंगा के किनारे की है, तो मेरा यही कहना है कि मैं सबसे पहले नाले भी बंद कराऊंगा। यानी 2 मुख्य समस्याएँ हैं कि गंदगी, नाले और पहले बेरोज़गारी। गंगा को बचाना है, नहीं, क्योंकि मैं महाराजपुर की जनता की अगर हम बात करें, बिल्कुल तो महाराजपुर की जनता की क्या समस्या दिखी आपको? महाराजपुर की जनता में दो चीजें हैं, एक आस्था और एक रोजगार। तो मुझे आस्था को भी देखना है, पूजा पाठ को भी देखना है, और मुझे रोजगार भी देखना है। जहां हम पूजा करते हैं, जहां हमारा बचपन बीता है, जहां हम घाटों पे जाते हैं, वो मेरी विधानसभा में आते हैं। तो मैंने अपनी गंगा की रक्षा कर दी है। मैं सारी तो नहीं कर सकता, मगर जितनी मेरी विधानसभा में माँ गंगा गुजर रही है, मैं वहां का कल को जनप्रतिनिधि बनता हूँ, विधायक बनता हूँ, तो मैं रोजगार के लिए भी करूंगा, तो माँ गंगा के लिए भी करूंगा। अमूमन एक चीज़ देखी गई है कि चुनाव परिणामों के बाद प्रत्याशी अचानक से गायब हो जाते हैं, अमूमन देखा गया है ये, हारे हुए प्रत्याशी। तो ऐसे में क्या माने कि फतेह बहादुर 5 साल तक ठीक वैसे ही दिखाई देंगे जैसे अभी 4 महीने पहले दिखाई दे रहे थे, या इंतज़ार करेंगे अगले चुनाव तक का? ये प्रश्न तो जनता का है। आप जनता से पूछिए कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आया था, तो उसके बाद आपके जो रनर विधायक रहे हैं फतेह बहादुर, वो क्षेत्र में दिखते कि नहीं दिखते। मैं आपको सच बताऊं, मेरा तो दिल घर में कम लगता है, क्षेत्र में ज्यादा लगता है। तो मैं तो 10 तारीख को जब रिजल्ट आया तो मैं निराश नहीं हुआ, मैं दूसरे दिन ही तैयार होकर कार्यक्रमों में जो है निकल पड़ा। और अभी भी आप आए हो, अब भी मैं ऐमा गांव जा रहा हूँ तैयार हो करके। तो मैं, मेरे लिए ये है कि क्षेत्र में रिश्ते बनाओ, परिवार बनाओ। जब परिवार बड़ा होगा, पहले परिवार 32,000 33,000 लोगों का था, आज 71,000 72,000 का हो गया। तो परिवार को जब बड़ा करूंगा तो ये परिवार आने वाले समय में 1.5 लाख 2 लाख तक जाएगा। तो मैं परिवार बड़ा कर रहा हूँ अपना। एक चलते-चलते आखिरी सवाल लेंगे कि पूरा क्षेत्र आपने घूमा, आप इसी विधानसभा के मतदाता भी रहे, आपने पूरा समय दिया है। अगर एक मतदाता वोटर के तौर पे अगर आपसे ये कहा जाए कि आप वर्तमान विधायक को उसके विकास कार्यों के लिए 10 में से कितने नंबर देंगे? अब ऐसा है कि औद्योगिक मंत्रालय था, उसमें तो किसी एक को 10 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया। तो 10 में से, मैं कहता हूँ 10 को रोजगार नहीं दिया, तो 10 में से नंबर भी फिर कैसे मिलने चाहिए, आप ही बता दो। और रही बात फिर दूसरी, कि जब मंत्रालय के तहत किसी को कोई लाभ नहीं यहाँ मिला, तो फिर दोबारा इनकी सरकार पुनः बनी। तो अब इन्हीं की पार्टी ने इनको जो है रिटायर घोषित कर दिया है। इसमें हम तो कह नहीं रहे, समाजवादी तो कह नहीं रहे, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, अब आराम करने का वक्त है, और अब आप स्पीकर का पद लीजिए और आराम से अपने जीवन को सुख शांति से बढ़िया काटिए और लंबी आयु हो। वैसे नंबर कितने देंगे आप? मैंने कहा ना, मुझको मुझको तो रोजगार तो दिखा दें भाई। अब तो मंत्रालय तो है नहीं, तो जो मंत्रालय के बाद 5 साल रहा औद्योगिक मंत्रालय,
उसमें एक को भी रोजगार दिया है तो मैं 100 में 100 दे दूंगा। एक को भी रोजगार दिया लेकिन 10 में से कोई नंबर नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ नंबर नंबर तो उसको दिया जाता है ना जो कोई काम करता है। आप बताओ, आपके पास कोई मिनिस्ट्री है, तो आपके पास मिनिस्ट्री है तो आप उसका काम अपने कॉन्स्टिटेंसी एरिया में तो दिखाओगे अपने। जब आप अपने कॉन्स्टिटेंसी एरिया में दिखा ही नहीं पाओगे तो नंबर तो मतलब इतनी नंबर की श्रेणी में भी नहीं हो आप तो ये थे हमारे साथ फतेह बहादुर जी, हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्द ही एक नए चेहरे के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।